लेकर आए हैं यूपी समीक्षा अधिकारी पेपर 2018 का दूसरा पार्ट, जिस पे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि किस 70 क्वेश्चन के लगभग डिस्कस किया था और जाना था कि किस तरह के प्रश्न आए थे। अब आज दूसरे पार्ट में हम उसके आगे डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, जो कि पहाड़ियाँ हैं और राज्य है। गारो, मीरी, कोल्लई मलाई, डालमा। देखिए गारो पहाड़ी कहाँ पर है? गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय पर। तो गारो पहाड़ी जो है मेघालय हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए का 1 है, यह कन्फर्म है। लेकिन ए का 1 आप देख रहे हैं कि विकल्प 3 विकल्पों में दे रखा है। अब इस आधार पे आप कैसे क्या करें? मीरी पहाड़ी, मीरी कहाँ पर है? तो मीरी जो है यह है आपका तमिलनाडु में। तो गारो हो गया मेघालय, तमिलनाडु में हो गया मीरी। देखिए क्या इसमें कहीं मिल रहा है? बी में मिल गया। तो कोल्लई मलाई जो कि मलाई ये अरुणाचल प्रदेश में, डालमा जो कि झारखंड में है। इसलिए इस आधार पे आंसर आपका हो गया विकल्प बी। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है, जिसमें आपका सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य जो है गुजरात है, सबसे छोटा गोवा है। फिर अगर इसमें देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो है भारत के तटवर्ती राज्य हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत के द्वितीय स्थान पर है? यानी साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में दोनों में भारत में दूसरे स्थान पे है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि आप जानते हैं कि केरल जो है भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, उसके बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम का आता है। लेकिन और नगरीकरण के स्तर पर जैसे कि गोवा है और दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है। तो मिजोरम भारत का एक ऐसा राज्य है जो नगरीकरण में भी दूसरे स्थान पर परसेंटेज में आता है, और जो है वह जनसंख्या जो साक्षरता दर है उसमें भी दूसरे नंबर पर आता है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो नगरीकरण है वो महाराष्ट्र में, इसका मतलब 3 नंबर पहले पे होगा। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि विकल्प बी में तीसरा नंबर पहले पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को नगरीकरण मिलता है पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में, फिर गुजरात में। तो ये जो है जनसंख्या बेस्ड पर नगरीकरण या फिर परसेंटेज बेस पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जनसंख्या बेस पर दिया हुआ है। लेकिन राज्यों को नगरीकरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आंसर क्या होगा आपका? बी। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी यानी स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। क्या है? प्रथम स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। क्या ये कथन सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? पारिस्थितिकी तंत्र के कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्रथम उत्पादकता कहा जाता है। तो स्वपोषी होते हैं वनस्पतियां जो है क्या है? स्वपोषी हैं, वो खुद अपना पोषण कर लेती हैं, अर्थात ये उत्पादक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। बिल्कुल है। जो शाकाहारी प्रकार के जीव हैं ये द्वितीय उत्पादकता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये भी किसी के भोजन के लिए काम आते हैं। इस आधार पर हम लोग विकल्प सी देख सकते हैं, अर्थात दोनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। बिल्कुल यह घटती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 1/10 कम हो जाती है।
यानी पहले स्तर पर जैसे मान लिया जाए कि 100 ग्राम है, तो दूसरे स्तर पे ये इसका 10 ग्राम हो जाती है, तीसरे स्तर पे इसका 1 ग्राम हो जाएगा, और अगले स्तर पर ये 0.1 ग्राम हो जाएगा। तो जितने स्तर ऊर्जा के बनते जाएंगे, ऐसे 1/10 ऊर्जा की मात्रा घटती चली जाती है। क्योंकि किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि दुनिया में जो विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, जहाँ पर सर्वाधिक वनस्पतियों की सघनता पाई जाती है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, और यहाँ पर सबसे अधिक विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यही कारण है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो ये कितनी है? 31.16%, 36.48%, 42.16%, 49.20%। जैसा कि आप जानते हैं यह है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसका स्थान प्रथम पर आता है? तो ये हिमाचल प्रदेश है परसेंटेज के बेसिस से, जहाँ पर 90% ग्रामीण आबादी रहती है और लगभग 10% यहाँ पर शहरी आबादी पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, खुर्जा, मेरठ। तो क्या आपने कभी प्रयागराज या इलाहाबाद में निर्यात विकास केंद्र देखा है? नहीं, तो ये प्रयागराज या इलाहाबाद हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान अवस्थित है लखनऊ में, मेरठ में, अयोध्या में, मथुरा में। तो देखिए जितने शैक्षणिक संस्थान है ये आपको मालूम होने चाहिए। यूपी स्पेशल से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछा जाता रहेगा। तो ये कहाँ पर है? मथुरा में। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहांबाद। बहुत आसान सा सवाल है। हम लोग सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों स्थित हैं। वर्ष 2018-19 के बजट का आकार कितना है? किसका? उत्तर प्रदेश सरकार का। अब ये बजट पर भी हमको नज़र होनी चाहिए। तो ये जो है नज़र इस पे देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट रहा है 2018-19 का, वो 4,28,384.52 करोड़ रहा है, अर्थात विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं देखा गया है कि दूसरी भाषाओं में ये लोग असहज होते हैं। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि ए सही और आर गलत है, अर्थात विकल्प सी हमारा सही होगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ का मलिहाबाद दशहरी आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? जलमंडल, जीवोम, स्थलमंडल, जैवमंडल। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? वह है जलमंडल। कौन सा है? जलमंडल। तो ये जो जलमंडल है यानी समुद्री भाग सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद जो है हम जयमंडल को दृष्टिकोण से देखा जाए तो जयमंडल भी एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। जयमंडल हालांकि जो कि जल में भी है और स्थल में भी है, चारों तरफ में भी है। अच्छा एक मिनट, जयमंडल भी विकल्प में दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो जयमंडल जाएगा। सॉरी माफ़ करिएगा। बृहद पारिस्थितिकी तंत्र देखिए जलमंडल है, लेकिन जलमंडल जली भाग में भी जो है जीव हैं और स्थलीय भाग में भी जीव हैं, वायुमंडलीय भाग में भी जीव विचरण करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जलमंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी।
11.4%, 12.45%, 13.45%, 14.45%। ये उत्तर प्रदेश की जनगणना वृद्धि हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना वृद्धि रही है वो है 13.45%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? शहर विशेषता, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए जाना जाता है, उत्तर लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसमें झांसी इंडस्ट्रियल एरिया गलत है, क्योंकि झांसी किसी विशेष इंडस्ट्री के लिए फेमस नहीं है। उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो ये जो है कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष की। कितने वर्ष की? 8 वर्ष की। तो इसके पहले 6 वर्ष का था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो क्या कन्नौज शहर के सभी निवासी इत्र का उद्योग करते हैं? ये तो संभव नहीं लगता है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अनुमोदन। तो सिंगल विंडो का क्या मतलब है? इससे अभिप्राय ये है कि औद्योगिक अनुमोदन सही समय पर होगा। इससे होता यह था कि जैसे विभिन्न विभागों से फाइलें गुजारनी पड़ती थी, अब सिंगल विंडो में एक जगह फाइल जमा करिए, उसके बाद आपका काम वहीं से हो जाएगा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, वाराणसी। जैसा कि आप जानते हैं कि गिरिजा देवी जानी मानी क्या है? ठुमरी गायिका। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, और ये वाराणसी घराने से संबंधित भी हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अनुच्छेद 170 यह उपबंध करता है कि किसी राज्य की जो विधानसभा सदस्यों की संख्या है वो न्यूनतम 60 हो सकती है, अधिकतम 500 हो सकती है। हालांकि कुछ राज्य इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि गोवा भी इसका अपवाद है, और पूर्वोत्तर भारत में भी कई राज्य हैं जो कि इसके अपवाद हैं। भारतीय संविधान के 17वें संशोधन के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के भाग लेने का अधिकार दिया गया है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 देशों को केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली पांडिचेरी, दिल्ली दमन एंड दीव, दिल्ली पांडिचेरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा का गठन हुआ है। तो विधानसभा जहां जहां भी होगी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसकी स्थापना 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तन निदेशालय सन 2000। तो इसमें देखा जाए तो हालांकि थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये क्वेश्चन ही पूरी गलत तरीके से गलत हो गया था आयोग के अकॉर्डिंग, इसलिए आंसर इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, इसके अध्यक्ष थे मोरारजी जी देसाई, केशनथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। 1967 में जो पहली लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की गई थी प्रशासनिक सुधार आयोग में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई थी? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। किसमें की गई है? अनुच्छेद 17 में। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में लिखित में कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। क्या ये सही है? महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, क्या इसका प्रावधान अनुच्छेद
जो आपका 243D है, क्या उसमें है? चलिए, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो क्या होगा आंसर इसमें? भाई देखिए, सिर्फ एक कथन सही है, दूसरा गलत है। दूसरा कथन गलत है। तो देखिए, जो अनुच्छेद 334 है उसमें क्या है? लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु उपबंध करता है, ना कि वो पंचायती राज से रिलेटेड है। इसलिए ये गलत हो जाएगा। कथनों पर विचार करना है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था। वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू होने के कारण सापेक्षता कम थी। क्या है? अभी तो भाई बजट से सवाल है उस साल के, तो उस साल के बजट में जो है देखा जाए तो आइए देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। कथन क्या दोनों सही है? सापेक्षता कम रहा है जब शुरुआत हुई थी, क्योंकि उसी वर्ष, तो तुलना में अधिक भी रहा, हमेशा रहता है। तो अब देखिए दोनों कथनों का क्या संबंध है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था, क्योंकि 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वसूली जीएसटी लागू होने के कारण सापेक्षता कम थी। ये एक कारण है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विकल्प ए सही है। भारत के वाह क्रेडिट में 2017 तक निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मुख्य रहा है? अनिवासी भारतीयों का डिपॉजिट यानी जमा राशि, अल्पकालीन ऋण, व्यापार साख, वाणिज्यिक ऋण। तो कौन सी स्थिति इसमें सबसे प्रबल रही है? इसमें वाणिज्यिक ऋण रहा है। भारत के संदर्भ में लिखित कथनों का सही है। वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर जीडीपी का 3.5% रखा गया। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3% लक्षित किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.1% अनुमानित किया गया। तो ये इस वर्ष का बजट भी आप देख लेंगे, बिना बजट जाए देखिए नहीं काम करना है। तो आइए इसका जो है मूल्यांकन किया जाए। इसका मूल्यांकन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। देखिए, पहले में केवल 3 है, दूसरे में 1 और 3 है, तीसरे में 1 और 2 है, और चौथे में 2 और 3 है। तो क्या इसमें कोई कथन गलत समझ में आ रहा है आपको? क्या इसमें कोई कथन गलत लग रहा है? बताइए। दूसरे कथन पे विचार करिए। वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे की जीडीपी दूसरे कथन 3.3% लक्षित किया गया है। क्या ये सही है? हालांकि कुछ देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो इसमें कथन 1 और 2 सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक में सर्वाधिक थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका अकॉर्डिंग जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली, गाजियाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजियाबाद की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, जो कि 84.78% रही है। कास्ट एवं नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सहारनपुर कास्ट नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, बरेली में। ये कहाँ पर स्थापित है? तो यह स्थापित है आपके शहर प्रयागराज में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक NCZ। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का
कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है। अब इसमें से कौन सा कथन गलत है, इस पर अगर हम लोग विचार कर लें तो हम लोग आसानी से इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। चलिए, क्या गलत है इसमें? क्या उत्तर प्रदेश में उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है? नहीं, यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है। चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, यह गलत है। तो ये आपका आंसर क्या हुआ? 1 और 3। 1 और 3 आपके सही हैं। क्लियर? आगे चला जाए। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के मामूली परिवर्तन को, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कुल परिवर्तन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर है भाई? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। उत्पादन कीमत सूचकांक किसको मापता है? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में लिखित कथनों कौन सा सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया, गलत है। केवल एक, अर्थात आंसर क्या होगा? अर्थात आंसर क्या होगा बताइए? सी भाई, केवल सी। दूसरे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा शहरी निकाय और 73वें संविधान द्वारा ग्रामीण पंचायती राज। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए संजय ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। देखिए, संजय जो है एक पर्सन है। संजय क्या है? एक पर्सन है। चलिए, आपको ले चलते हैं। संजय एक पर्सन है और एक चित्र है। चलिए, इसको सी से संबोधित कर देते हैं। संजय कह रहा है कि इसकी माँ, चलिए इसकी माँ मान लेते हैं डी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। मेरे पिता, मान लीजिए इसके पिता ई हैं और इनके पुत्र की पत्नी है। तो अर्थात ई का पुत्र कोई है, मान लेते हैं एफ है, और उसकी पत्नी कौन है? डी। सॉरी, माफ करिए, क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, अर्थात एफ की क्या है? ये पत्नी है। तो एफ और एस क्या हो गए? भाई हो गए, और चित्र जो है उसके भाई का लड़का हो गया। तो कह रहा मेरा कोई भाई तथा बहन नहीं है। संजय किसके चित्र को देख रहा था? अरे भाई, सीधी सी बात है, जब उसको कोई भाई बहन नहीं है तो संजय ही क्या आ जाएगा? एफ के स्थान पे संजय हो जाएगा। और ये किसका दिख रहा था? अपने पुत्र का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किसका देख रहा था? संजय किसके चित्र को देख रहा था बताइए? अपने पुत्र के चित्र को देख रहा था। स्पष्ट हुआ? वह अपने पुत्र के चित्र को देख रहा था। वन रेखांकित चित्र की सहायता से तर्कवा के कुछ फेरी वाले लखपति हैं का सही प्रतिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कुछ फेरी वाले क्या हैं? कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो इसका क्या होगा भाई? कुछ फेरी वाले लखपति हैं। तो इसमें क्या होगा?
कथन ए, कथन बी, कथन सी, डी, इसको हम लोग सी से संबोधित करते हैं। कैसे संबोधित करते हैं? तो वेन डायग्राम जो कि रीजनिंग का सवाल है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको संबोधित करते हैं। एक बंदर किसकी फिसलनदार 16 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है और वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1/4 मिनट फिसल जाता है। खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा भाई? ये उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। भारत के मुख्य में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि थारू जनजाति जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति, यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 2017-18 के संघ के बजट में निम्नलिखित में से कौन सा घटित नहीं हुआ? सामाजिक व्यय की योजना तथा गैर योजना में वर्गीकरण की समाप्ति, केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि, रेलवे के वित्त को मुख्य बजट में सम्मिलित करना, संघ बजट की तारीख को लगभग 1 माह अग्रेसित करना। ये क्या होगा? ये है केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की संख्या में वृद्धि। नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग उपस्थित हैं? ए बी इक्वल टू बी सी, बी इक्वल टू सी टी, इक्वल टू डी ई, इक्वल टू ई एफ, इक्वल टू एफ जी। सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री हैं। तो ये वर्ग कितने हैं, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो कितने वर्ग निकल रहे हैं? इनकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर 7, ये 8, 9 और ये 10। कितने आ गए? 10 तो आ गए। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, 10 निकल चुके हैं। अब देखिए, एक ये है 11, ध्यान दिया आपने? एक ये निकला 11। अब कहाँ बच रहा है? अब कोई बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है। 11 निकल चुके हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए, 2 और निकलेंगे। एक ये है 12 और ये है 13। कितने वर्ग निकले? 13 वर्ग। अर्थात विकल्प कौन सा हो गया? सही। फिर से देख लीजिए, एक बार पुनः देखिए, फिर से चलिए देखिए। एक वर्ग ये है, क्लियर। दूसरा वर्ग ये है, 2 वर्ग हुए। तीसरा, इसमें देखिए 4 वर्ग दिए हैं, तो 1 2 3 4, 4 2 6। फिर यहाँ पर भी देखिए ठीक उसी तरीके की स्थिति है, 4 है यहाँ पर भी। देखिए 2 + 4 + 4, इतने निकल गए हमारे। अब देखिए ध्यान से, अब निकाल लेते हैं। एक देखिए ये है, तो 4 दूनी 8, 2 10, +1 हो गया, ये +1 हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वर्ग हैं, ये +2 कर दीजिए, +2, 10 1 11 2 13। तो आंसर क्या आया? 13। क्लियर। दी गई साड़ी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रीजनिंग का सबसे टफ पोर्शन होता है भाई। इसमें क्या होगा, कोई संभावना निश्चित नहीं होती। क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ अनुमान लगाते हैं। 4 5 6 7 8 9,
फिर 9 के बाद 10 होना चाहिए आप कहेंगे। अगर ऐसे चले हम लोग 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ तो बैठ ही नहीं रहा है। अब क्या करें, अब कुछ और करना पड़ेगा। ऐसे चले अगर तो ये भी सेट नहीं हो रहा है, तो क्या करा जाए इसमें। तो अब जैसे एक एक अक्षर 4 2 6 2 8, 8 4 12, 7 2 9 2 11, नहीं सेट हो रहा है। अब क्या करें, इसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इतनी संभावनाएं होती हैं कि पूछे नहीं। देखिए इसको हल कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे चलना शुरू करें इस तरीके से, देखिए क्या बनेगा, कैसे 9 और 4 से 20 निकल जाएगा। कुछ तरीका है, आइए देखें। देखिए 9 से 2 का गुणा किया जाए प्लस 4 से 2 का गुणा किया जाए, तो 9 दूनी 9 18, 4 दूनी 12, हो जाएगा कितना 23। लेकिन सेट नहीं हो रहा है। अब क्या किया जाए, दूसरा तरीका इसी में अपनाते हैं। 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, देखिए 18 माइनस 8 बराबर 10, 10 में से 2 का गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 20। क्या ये सब पे सेट होगा, आइए दूसरे पे देखिए। 8 गुणे 2 माइनस 5 गुणे 2 बराबर 8 दूनी 16, 5 दूना 10, 6 इंटू 6 गुणे 2 बराबर 12, सही आ रहा है। ये 5 है, 5 गुणे 2 माइनस 6 गुणे 2 बराबर 5 दूना 10, 6 दूना 12, ये आ रहा है ना। अरे सॉरी ये 7 है, माफ करिए 7, 7 दूना 14 और 6 दूना 12, आया 2 आया। 2 से 2 का गुणा कर दें बराबर 4। देखिए 4 विकल्प में है, बी विकल्प में दिया हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 4, अर्थात 4 आपका सही। ये सबसे टफ रीजनिंग का पोर्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का। चलिए डायरेक्शन का एक सवाल है, बहुत ईजी सवाल होगा। डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक छोटा सा सिंबल बना लेते हैं हम लोग। सिंबल बनाने के बाद इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कर लेते हैं, क्लियर। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखना है हमको कि राम 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है। सवाल कर रहा है कि राम है जो कि 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। चलिए ये जो है 1 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वहाँ से फिर 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु दूरी है, दोनों को मिला लेते हैं। अब देखिए ये जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी थी, 5 किलोमीटर गया था दक्षिण में, और अंत में ये इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। तो अगर इसको जोड़ दिया जाए तो ये प्रारंभ में चला था कितनी, 1 किलोमीटर की दूरी, फिर पूरब की चला था 2 किलोमीटर की दूरी, ये टोटल 9 है, 9 में से 5 निकाल दें तो 4 किलोमीटर की दूरी। अब ये 2 किलोमीटर तो ये भी 2 किलोमीटर, तो ये हो गया 3, यानी आधार इसका कितना हो गया 3 और लंब इसका हो गया 4। तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 16 और 9 4 हो जाएगा आपका 25, और 25 का वर्ग करेंगे तो 5, यानी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर पर। कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ये भी सीरीज का सवाल बहुत ही जटिल होता है
क्या इसमें संभावनाएं होती हैं, कहीं प्लस होगा तो कहीं माइनस होगा, कहीं मल्टीप्लाई होगा, कहीं डिवाइड होगा, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। अब जैसे देखिए 6 चौका 24, 24 दूना 48, क्या सेट हो रहा है, सेट हो पा रहा है? अच्छा नहीं सेट हो रहा है तो अच्छा घटाना पहले शुरू किया जाए सर। ऐड करने पे क्रम नहीं बैठ रहा है। देखिए 24 में से 6 को घटाइए, तो 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 बचेगा। 18 में से 24 घटाइए तो देखिए 36 आएगा। 120 में 60 घटाइए तो 60 आएगा। 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 आएगा। और 210 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा? 210 में से 120 घटाइए तो आएगा 90। तो क्या ये कहीं सेटअप हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा अब इसमें किया जाए तो ये 18 आएगा। अब इसमें घटाया जाए तो कितना आएगा? 24 का अंतर है। इसमें देखा जाए तो कितना अंतर है? 30 का है। अब भी फिर और कितनी श्रृंखला है इसमें, विचार करने का पड़ेगा। अब देखिए कहीं ऐड तो नहीं हो रहा है। 18 + 6 24, 24 6 30 और 30 6 36, 30 6 36। तो यहाँ पर घटाने से आया है तो 36 में कितना घटा दें कि 90 आ जाए। 90 में या कितना 36 जोड़ दें, क्लियर करिए। देखिए 90 में 36 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 126। कितना होगा? 126। क्लियर। अब 126 को क्या करना है हमको? 210 में ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6, फिर होगा आपका जोड़ देंगे 3 और फिर 3, अर्थात 336। तो सीरीज में भी सीरीज कितना तीसरे लेयर में, तीसरे स्तर पे क्लियर हो पा रहा है। तो क्या समझ पाए आप लोग? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। कुछ संत शहीद थे, सत्य है तो तर्कवार के कुछ शहीद असंत नहीं थे कि सत्य और असत्य होने के बारे में क्या अनुमान किया जा सकता है? अनिश्चित, सत्य, असत्य, डी लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है। दोनों सत्य हैं भाई। देखिए आइए बताते हैं आपको कैसे होगा। कह कुछ संत शहीद थे और कह कुछ शहीद असंत नहीं थे। इसका मतलब संत थे, दोनों का मतलब एक ही है। असंत जोड़ दिया ना, परिवर्तन कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? दोनों सेंटेंस सत्य हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टर और कार को क्रमशः ये लिखा जाता है तो इसको कुल में क्या लिखा जाएगा? ये तो 2000 जो है 16 वाला सवाल आ गया, क्या लग रहा है? सेम सवाल वही तो लग रहा है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आर है, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर। और दोनों में कॉमन अंक क्या है? 5। इसका मतलब एक अक्षर के लिए एक ही कूट होगा। अब आइए हल करते हैं। 6 देखिए किस में है? 6 किस में है? इसमें दूसरे वाले सेंटेंस में 6 के स्थान पे क्या है? ए है। 5 किसके लिए आया है? आर के लिए आया है। 4 किसके लिए आया है? 4 देखिए पहले सेंटेंस में 4 के स्थान पे यहाँ पर ई है, ई है। फिर अंत में क्या दिया है? 2 देखिए किसके स्थान पे? एस के स्थान पे है। फिर 3 किस स्थान पे क्या है? 3। तो ये 2016 के सवाल को उल्टा कर दिया, तो एग्जामिनर को लग रहा है कि सवाल है जैसे नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा? आरेस्ट, ARREST। तो अब स्पेलिंग मिला लेना तो विकल्प ये आपका सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में x कौन सी संख्या है? ये x के स्थान। ये भी सवाल बड़ा टफ रीजनिंग का होता है, बहुत ही जटिल है।
ये सब चीज़ों का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक कर पाएंगे। एक सवाल के लगा लेने से इसका आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो आइए इसको कैसे हल किया जाए। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिलहाल हम लोगों के लिए क्या मुश्किल है। 4 तिहाई 12, 12 5 17, 5 चौका 20, 3 नहीं सेटअप हो रहा है। फिर 12 पंच 60 नहीं सेट हो रहा है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या किया जाए, अगर 5 का वर्ग किया जाए तो 25, 3 का वर्ग किया जाए तो कितना आएगा 9। देखिए 5 का वर्ग किया 25, 3 का वर्ग किया 9 और -4 का वर्ग यानी 16। देखिए आ रहा है क्या 18। 25 धन 9 बराबर 28। 28 और -16 तो इक्वल टू कितना आएगा 2 यानी 1 यानी 12 आ रहा है। ये तो आंसर सेट नहीं हो पाया। तब क्या किया जाए। अच्छा दूसरे वाले में देखा जाए तो 7 से 49, 7 से 49, 5 पचे 25 माइनस 3 त्रिका 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 14। 7 4 माइनस 9 इज इक्वल टू, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5। यानी ये तो सही सेटअप हो रहा है, लेकिन पहला वाला तो नहीं सेट होगा। अच्छा दूसरे को सेट किया जाए, देखिए क्या हो सकता है, विकल्प मिल ही जाए। 9 9 81, 6 छक्का 36 इक्वल टू कितना 7 और 8 3 11 और 3 त्रिका 9 घटा दीजिए तो कितना आएगा 17 में से 9 गए 8 आएगा। फिर यहाँ पे आपका 10 होगा यानी 108 विकल्प में दिया है, आंसर आपका डी होगा। लेकिन पहला सेंटेंस सेटअप नहीं हो रहा है, इसलिए सवाल जो संदेहास्पद है। सवाल के लिए क्या करना होगा यही नहीं समझ आ रहा है। तो वहाँ तो एक्चुअल में 12 होना चाहिए था, लेकिन 18 दिया हुआ है, हालांकि आंसर आपका डी ही होगा। अभी तो ज़बरदस्ती का आंसर होगा। चलिए, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है और 4 बार बजने में कितना समय लेगा। अब भाई क्या करें इसके लिए। एक घंटी जो है 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, तो 4 बार बजने में कितना समय लगेगा। देखिए मैथ का सवाल तो भाई मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं आंसर क्या बता दूंगा आपको। 6 सेकंड लगेगा। ए बी से लंबा है, सी जितना लंबा नहीं है। डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं है। अब देखिए ए बी से लंबा है परंतु क्या सी जितना लंबा नहीं है, अर्थात सी क्या होगा उससे बड़ा है। डी ई से लंबा है, डी ई से क्या है, डी ई से लंबा है परंतु बी जितना लंबा नहीं, इसका मतलब बी इससे भी लंबा है। यही तो मतलब निकलेगा। फिर अगला कह रहा है कि ई एफ से लंबा है, जो ई है वह एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, परंतु डी जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब डी बड़ा है।
तो सेंटेंस बहुत अच्छा बैठ गया आपका। अब देखिए इसको थोड़ा सा सेटअप किया जाए। तो सबसे पहले एफ को रखते हैं। एफ से बड़ा ई होगा, ई से बड़ा आपका डी होगा, डी से बड़ा बी होगा, बी से बड़ा ए होगा, ए से बड़ा सी होगा। अब पूछा क्या है, इनमें सबसे अधिक लंबा कौन है? तो विकल्प सी आंसर हो जाएगा, यानी सी विकल्प बी, सी व्यक्ति क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया। निम्नलिखित अनुक्रम का अगला अक्षर क्या होगा? बी डी जी के पी, 2 4 7 11 16। अच्छा, दो एक एक अक्षर छोड़ के देख लिया जाए। अच्छा, 2 2 4 4 3 7। देखिए सबका, देखिए इसका 2 है, बी के क्या है कि अगला अनुक्रम अक्षर क्या होगा? तो बी डी जी के। अब देखिए बी का 2 होगा, डी का 4 होगा, जी का 7 है, के का 11 है, पी का 16 है। तो 2 2 4 3 7 4 11 11 5 16 16 और 6 16 6 22। 22 किसका क्रमांक है, यानी वी हो जाएगा आपका आंसर। मिग 21 बाइसन मिसाइल लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाकर इतिहास रचने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी? तो ये उस समय का जो है आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, जिसमें भावना कांत, शुभांगी स्वरूप, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। तो उस समय तत्कालीन समय में किसने ये जो है इसका किया था? अवनी चतुर्वेदी ने। उस भारतीय जिम्नास्ट का नाम बताएं जिसने फरवरी 2018 में जिम्नास्टिक विश्व कप में पहली बार व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास रचा। अरुण बुद्धा रेड्डी, दीपा कर्माकर, प्रगति नायक, राकेश पात्रा। तो ये कौन थी? ये थी अरुणा बुद्धा रेड्डी। अरुणा बुद्धा रेड्डी। ए और अब ये ब्लड रिलेशन का सवाल आ गया आपका। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, ई का भाई, डी का भाई ई है, ई बी की पुत्री है, डी का चाचा कौन है? आइए देखते हैं। ए बी का भाई है, प्लस कर लेंगे। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, ई जो है किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है। और डी ई का भाई है। तो डी का चाचा कौन है? तो डी का चाचा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ए बी का भाई है तो ये चाचा हो गया। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा हमारा। नीचे दिए गए कोट हैं, इनको श्रेणीबद्ध करना है। ए डी जी, जी जे एम, एम पी एस, आगे क्या आएगा? चलिए देख लीजिए क्या आएगा भाई, कुछ तो आएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जिस अक्षर से एंडिंग हो रहा है उसी अक्षर से शुरुआत हो रहा है। तो ए का क्रमांक 1, डी का क्रमांक 4, जी का 7। ठीक है, पहले को मैं ले रहा हूँ 1 4 7। तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो देखिए आ जा रहा है ना, 1 3 4 3 7। जी का है 7, जी का 10, एम का 13। तो 7 3 10 3 13। तो एम पी एस वही होगा। फिर एस से शुरू करना है, एस से शुरू कर लीजिए। एस का क्रमांक 19, 19 3 21, 21 3 24। तो एस 21 यानी यू, 24 यानी एक्स, एस यू एक्स, एस यू एक्स दिया है। 19 3 सॉरी माफ करिए, 19 3
22 होगा भाई, माफ़ करिएगा। तो 22 में यानी वी हो जाएगा, SVX। SVX कहाँ, विकल्प बी है आपका सही जवाब। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में भारत तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या वाला देश है। भारत में 118 पति हैं। चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं। क्या होगा? देखिए जो ये जो प्रश्न है इसमें दो बातें सही हैं। भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक अरबपतियों संख्या वाला देश है और चीन में सर्वाधिक संख्या में अरबपति हैं, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है और बी गलत है। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये इस पर नज़र रखना है आपको। इस तरह के जितने सम्मेलन हो रहे हैं उन पर बहुत ही दृष्टिकोण रखनी होगी। आपका नई दिल्ली में हुआ था। सुल्तान अज़्ज़ुल्लाह शाह कप 2018 किसने जीता? भारत ने, हॉलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने। तो उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये सब कप पे आपको ध्यान देना है। कौन सा शीतकालीन ओलंपिक 2022 की मेज़बानी करेगा? इटली, चीन, जापान, जर्मनी। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, चीन करेगा। 21वां फीफा वर्ल्ड कप 2018 में किस देश में संपादित होगा? उस समय की बात थी, अब तो हो चुका है। 120 का हो जाएगा आपका रूस में। मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 के संबंध के कथनों पर विचार कीजिए। पिछले वर्ष 2017 के अपने स्थान से 11 स्थान नीचे पहुंच गया भारत। फिनलैंड प्रथम स्थान पर सर्वाधिक खुशहाल देश है। इसके रिपोर्ट में केवल 155 देश शामिल हैं। तो उस समय के अकॉर्डिंग जो आंसर है आपका, इसमें 1 और 2 कथन सही हैं, जबकि इसमें 100 जो है कुल 56 देशों को शामिल किया गया था। इसलिए डी अब तीसरा कथन गलत हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति से लोगों को जोड़ना। एक, विश्व हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, भविष्य के लिए जल बचाओ। क्या था इसका थीम? ये था प्लास्टिक प्रदूषण से समाप्त करो। 100% सौर ऊर्जा चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश? चंडीगढ़, दीव, दमन, अंडमान, पांडिचेरी। कौन है? तो 100% चलने वाला ये दीव है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। भारत 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक। तो ये किसने किया था? कर्नाटक ने। केंद्रीय बजट 2018-19 के आधार पर सूची 1 को 2 का मिलान करना है। इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस तरह के प्रश्न आएंगे, हालांकि आंसर अभी बहुत मतलब नहीं है इसका, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के संबंध में कथनों विचार कीजिए। रोजर फेडरर के बारे में, इससे भी कोई खास करंट से मतलब नहीं है। इनके में से किस देश में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने हैं 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? उस समय जो कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किया था वो सिंगापुर किया था। किसने? सिंगापुर ने। तो ये रहा 2018 का सवाल पेपर जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग इसके बाद जो कुछ पेपर बचे होंगे, यानी जैसे कि 2014 का सॉल्व पेपर है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हरों का, फिर प्रैक्टिस सीरीज पे आ जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही मित्रों। हाँ, सुबह जो डेली करंट अफेयर्स आपका 6 बजे चल रहा है उससे जुड़िए। 7 बजे जो है हिस्ट्री का प्रैक्टिस बैच सीरीज चल रही है, उससे आप जुड़ सकते हैं। शाम को 4 बजे आपका जो ज्योग्राफी के जो प्रैक्टिस वर्क हो रहा है उससे जुड़ सकते हैं। और 9 बजे आपका BU का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, RO का। तो आप जो है अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग जुड़ते चलिए। क्वेश्चन खूब हल किया जाए। क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक हम लोग करेंगे उतना ही परीक्षा में हमारे लिए आसान होगा, सुलभ होगा। तो फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।